Good evening, everyone. Welcome to Mommy Immigration live stream about Canadian immigration, where we talk about the current issues, the most recent update about Canadian immigration. Canadian immigration is not only the paperwork, it is making your dream into a reality, and it is not an easy task. It needs a lot of practice, a lot of education, and a lot of knowledge in order to start that process. And I'm sure it's always best to deal with professionals. I am Malik Ashraf, your host for this evening. Today, regulated Canadian immigration consultant, owner, and founder of Mami Canada. This series we have started where we take questions from you either live or pre-sent questions. And another beautiful thing about this evening's event is कि हम इसको multiple languages में करेंगे. Bilingual नहीं बल्कि trilingual में करेंगे. बहुत सारी languages में हम इसको करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ बड़ी खूबसूरत कुछ मिनट, आधा घंटा या कुछ उससे ज़्यादा और कम गुजरेगा और बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम होगा. आपसे बातचीत होगी, आपके साथ क्वेश्चंस लेंगे, उनके आंसर्स शेयर करेंगे. लेकिन ये काम आज मैं एज अ पब्लिक बंदा, एक आम बंदा, एक स्टूडेंट करूंगा, इसलिए कि मेरे साथ इस प्रोग्राम में हमेशा बड़े प्रोफेशनल, हाईली ट्रेन्ड, हाईली एक्सपीरियंस लोग आते हैं. और आज हमारे लिए ग्रेट ऑनर की बात है कि हमारी एक बड़ी ही सीनियर पर्सनालिटी इन इमिग्रेशन industry, none other than Megha Ansal, regulated Canadian immigration consultant, a lot of experience, a lot of education behind her back. आपने double post graduate किया इंडिया से. She has a lot of experience in financing industry. She worked as a finance and bank manager for over 8 years. She has been practicing immigration for many years. I would like to welcome our team member. I've never had the opportunity to meet her in person, लेकिन हम टीम्स के जरिए हमारे कोर्सेज इकट्ठे होते हैं, हमारी उसमें मुलाकात होती है, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे मुलाकात रहती है. I would like to welcome Megha Ansal to this program. Thank you very much, Megha ji. Welcome on this live stream. Thank you so much, Malik Saab. Thank you so much for this beautiful welcome. And I'm very excited to be on your show, on your podcast. And आज बहुत अच्छा रहेगा ये सेशन. मजा आएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात. आप अच्छा, मेघा जी ने आज एक बात मुझसे की, मैं चाहूंगा वो बात पहले मैं आपसे करूं, इससे पहले कि हम फ्लोर को ओपन करें. अच्छा, हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है. विल डीप डाइव इनटू योर क्वेश्चंस. तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप लिखना शुरू करें ताकि हम उनके आंसर्स आपको देते रहें. मेघा जी ने बड़ी प्यारी बात की, उससे मुझे एक शेर भी याद आया. मेघा जी ने आज मुझे कहा, मैंने कहा जी किस जुबान में बात करनी है? कहती है देखिए बात ये कि बात तो वो ना जो दिल से करे तो दिल पे उतरे. मैंने कहा ये तो बड़ी प्यारी बात आपने की है. तो उससे मुझे एक शेर याद आया कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है. तो आपकी जो बात थी वो बड़ी बड़ी जबरदस्त थी कि जो भी बात करें दिल से करें. जब दिल से बात करते हैं तो दिल पे उसका असर होता है. और इमिग्रेशन जो है, आप मेरे साथ इसमें जरूर एग्री करेंगे कि ये सिर्फ पेपर वर्क ही फिल करने का नाम नहीं है. क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपका. देखिए, ये जैसे बाकी की कस्टमर सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, इमिग्रेशन भी एक क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है. आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है. आप उनके स्टडी परमिट से स्टार्ट करते हैं और उनके सिटीजनशिप तक लेके जाते हैं. तो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग है फॉर इयर्स. और इसमें देखिए ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर हो जाए तो कहाँ की बात कहाँ निकल जाती है, क्योंकि पेपर वर्क फिल करने में स्पेलिंग्स का तो बड़ा अमल दखल है. मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपने कैनेडियन कोई एप्लीकेशन फिल करनी है और उसमें अगर आपने स्पेलिंग्स को चेक नहीं किया और आप ये कहना चाहते हैं कि आई वांट टू बी द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, ठीक है, और आपने अगर उसकी जगह लिख दिया आई वांट टू बी द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा, तो कितना
बिल्कुल, इमिग्रेशन ऑफिसर के मन में भी बहुत सवाल हो जाएँगे कि मैं ज़रा इन्वेस्टिगेशन करूँ कि ऐसा आपकी एप्लीकेशन में तो बहुत ज्यादा सवाल आ जाएंगे अगर आपने ये कह दिया अपनी, जब आप अपनी सबमिशन करते हैं और उसमें आपने अगर आर के साथ पी ऐड कर दिया बाय मिस्टेक, तो कहाँ की बात कहाँ चली जाती है। जी, लेकिन हम जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, एक तो हाईली एजुकेटेड होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, फिर हमारे साथ टीम होती है, फिर हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर हमारा पोर्टल होता है, फिर हम रेगुलेटेड होते हैं कॉलेज के जरिए। तो इसलिए अब मेरी आप सबसे जो लोग देख रहे हैं, हमेशा ट्राई टू डील विद प्रोफेशनल्स, रेगुलेटेड पीपल, और साफ सुथरा सीधा सीधा काम करने की कोशिश करें। कोई जुगाड़, कोई दो नंबर तरीके निकालने की कोशिश ना करें। लेट्स डाइव इनटू द इंटरव्यू विद आवर ऑनरेबल गेस्ट मेघा अंसल जी। सबसे पहले तो once again बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। आप इस वक्त टोरंटो ओंटारियो में, और आपके पास आई बिलीव इट्स अबाउट 9:30 समथिंग जी, बज रहा है। जी, बिल्कुल 9:30 एम क्लास। तो मैंने तो जो आपके बारे में जानता था थोड़ा सा बताया, आपके पास इससे ज्यादा अपने लिए कहने को है। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रैक्टिसेस के बारे में। आप काफी सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, तो आप थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने बारे में, हमें बताइए ताकि जी, हम जान सकें। बिल्कुल। देखिए, हम जो आरसीआईसीज हैं, हम भी नॉर्मल सिटीजन्स अपनी कंट्री में एक नॉर्मल ड्रीम के साथ आए थे कि हमें कनाडा में इमिग्रेट होना है। पर उससे पहले हमारी एक नॉर्मल जिंदगी थी, तो मेरी भी एक नॉर्मल जिंदगी थी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया एक नॉर्मल इंसान की तरह कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस पढ़ना है, मुझे अकाउंट्स में जाना है। उसके बाद मैंने बैंकिंग ज्वाइन किया, उसमें डिफरेंट मैनेजरियल पोजीशंस पे मैंने 8 इयर्स एक्सपीरियंस गेन किया। बहुत लोगों से मिली, वही बात जो है दोबारा वापस आ जाती है, क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्डिंग की। तो बहुत लोगों से जब आप मिलते हैं आपको बहुत नॉलेज मिलती है। तो वहीं से इमिग्रेशन का मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था। बहुत लोगों से मिलती थी जो कनाडा इमिग्रेट होते थे, बातचीत हुई, प्रोग्राम्स डिस्कस हुए, तो मेरा भी मन किया कि ठीक है मैं भी देखूं जाके कैसी है ये कंट्री, कि लोग इतने एक्साइटेड हैं इस कंट्री के लिए। उसके बाद मैं इमिग्रेट हुई, डायरेक्ट पीआर में आई कनाडा में। एंड उसके बाद मैंने अपनी जर्नी, जो मेरी जर्नी थी, मैंने फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास में अप्लाई किया था अंडर एक्सप्रेस एंट्री। उसी में मैंने जो है अपनी वीडियोस बनानी स्टार्ट की। सो यूट्यूब पे मैं अपने चैनल पे वीडियोस शेयर करती थी इमिग्रेशन की। तो एक दिन मम्मी और मैं, मेरी मदर, वही रीज़न है कि मैं आरसीआईसी बनी। तो वो उनका मेरे पीछे जो एक सपोर्ट है वो बहुत रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इतनी वीडियोस बना रहे हो तो व्हाई नॉट डू दिस एथिकली एंड लीगली। तो आप लाइसेंस लें और उसके बाद ये काम करें, फुल फ्लेज काम करें। तो ये रीजन था मेरा इमिग्रेशन में आने का। बहुत जबरदस्त। आपकी देखिए, आप, अच्छा, मैं और आप यहाँ एक चीज पे बड़ा रिलेट करते हैं। आपने मेरे दिल की बात कर दी। आपकी मम्मी ने आपसे कहा और आपने उनके साथ, उनके मशवरे से, उनकी दुआओं से, उनकी ब्लेसिंग से ये काम शुरू किया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी मम्मी की दुआओं और ब्लेसिंग से शुरू किया, और मैंने अपनी कंपनी का नाम जो मामी इमिग्रेशन रखा है, अपनी अम्मी के नाम से रखा है। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपनी अम्मी को मामी कहता हूँ। ओके। तो वो हमारे यहाँ ये था कि जो बड़े होते थे, जो जिस रिलेशन से उसको पुकारते थे, तो वो सारे मोहल्ले की, सारे घर का वही रिश्ता बन जाता। तो हमारी फूफी के बेटे वो हमसे बड़े थे, वो हमारी अम्मी को मामी कहते थे, तो हम सब मामी कहने लग गए, तो हम मामी पुकारते हैं उनको। अच्छा, तो इसलिए मम्मी से मामी हो गया। मम्मी से मामी हो गया। ठीक है। कुछ लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। मैं उनका आयजा मुजाहिद ने ज्वाइन किया, थैंक यू, आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच, वी ग्रेटली अप्रिशिएट योर टाइम। हुसैन अली सीना साहब ने एक कमेंट किया है कि गुड एफर्ट्स टू एजुकेट आवर कम्युनिटी। थैंक यू हुसैन अली सीना साहब, आप तो खुद कम्युनिटी में बहुत ज्यादा काम करते हैं, हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और भी जो लोग अपने कमेंट करना चाहें, बाय ऑल मीन्स डू दैट। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी बात आप करना चाहते हैं, आप जरूर हमें बताएं। और मैं स्टार्ट करूंगा कि आप जरा अपनी कंपनी के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने कॉन्टैक्ट के बारे में बताएं, इससे पहले कि हम आपके एक्सपर्ट ओपिनियन लें। आपकी कंपनी कहाँ है, आप क्या स्पेशलाइज करती हैं, लोग आपसे रीच आउट कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरी कंपनी का नाम है सेंटिलियम इमिग्रेशन एंड मेरा काम 100% वर्चुअल है। हम जिस टाइम में हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है,
लोग आपस में इन पर्सन गुफ्तगू करना कम पसंद करते हैं, रादर देन दे गो ऑन वर्चुअल, दे डू व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, जूम, ये ज्यादा प्रेफरेंस है लोगों की। और फिर कोविड-19 के बाद तो जमाना बदल ही गया। तो सही मेरा कह रहे काम हैं। 100% वर्चुअल है। और मुझे सारे प्रोग्राम्स वैसे मुझे अच्छे लगते हैं, इमिग्रेशन के नेचुरली आता है मेरे अंदर से। तो लेकिन एक नीश आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी नीश है इकोनॉमिक प्रोग्राम्स। एंड इकोनॉमिक में बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। आप चाहे फैमिली स्पॉन्सरशिप की बात करें, आप एक्सप्रेस एंट्री की बात करें, आप स्टडी परमिट्स की बात करें, स्पाउसल परमिट्स की बात करें, सो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन नीश मेरी इकोनॉमिक है। जबरदस्त। आपने ये सवाल जो मैंने पूछना था, जो सवाल हमारे पास पहले आए थे, उसका आपने थोड़ा सा जवाब दिया। जी मैं सवाल पूछता हूँ कि why are economic immigration and spousal application such popular pathways for Canadian immigration? मतलब ये जो चीजें हैं, खासतौर पर इकोनॉमिक इमिग्रेशन और स्पाउसल एप्लीकेशन, या जिसे इन ब्रॉडर हम कहते हैं कि फैमिली स्पॉन्सरशिप, उसी का एक समझ लीजिए एक शाख है, एक ब्रांच है, स्पाउसल इन फैमिली। तो आप क्या समझती हैं कि ये दोनों जो हैं, why they are really popular? देखिए, अगर हम बात करें, हमारी जो इकोनॉमी है, साउथ एशियन जो कंट्रीज की इकोनॉमी है, उसमें आपकी एक रिच क्लास है, एक आपका गरीब तबका है, और जो बीच में है हम जैसे लोग, वो हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। और इस सेगमेंट में आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे, आपको टीचर्स मिल जाएंगे, आपको बैंक मैनेजर्स, इंश्योरेंस वर्कर्स, आपको जो है स्टूडेंट्स जो आगे कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी कंट्रीज में नहीं रहना चाहते हैं, यहाँ पे इमिग्रेट होना चाहते हैं। तो ये जो मेजर सेगमेंट है, इसमें वैरायटी बहुत है। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जिससे मेरा कनेक्शन भी है, क्योंकि मैं वहीं से ही हूँ। तो अब आप एडवांस कंट्रीज में आ रहे हैं, कनाडा में आ रहे हैं, तो लेबर मार्केट इस कंट्री को जिस चीज़ की ज़रूरत है, डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक्स का रूल है कि अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है किसी प्रोफेशन की और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे इमिग्रेशन आ जाती है। और क्योंकि इस सेगमेंट में प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो सप्लाई कम ही रहती है और डिमांड थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। तो एक तो ये आपने चीज़ कहा है। कि सप्लाई एंड डिमांड का फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसलिए आप इसमें स्पेशलाइज करती हैं। जी, मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसमें। हम लोग प्रैक्टिस ही करते हैं, चाहे हमें 25 साल हो जाए। नहीं, बहुत अच्छा, आप बड़ी हम्बल हैं, और जी ऐसा ही रहना चाहिए। कामयाबी के लिए हम्बल होना बड़ा जरूरी है। और मैं आपका ये सीक्रेट समझ गया कि आप जो इतनी कामयाब हैं, उसकी वजह ये कि आप बड़ी काइंड और बड़ी हम्बल हैं। जी बिल्कुल, और ये सब मेरी मम्मी की वजह से। मम्मी की दुआएं हैं। जी हाँ, माँ का साथ तो जी, माँ से अच्छा तो, माँ से बड़ा, माँ से अच्छा, माँ से सच्चा, माँ से सुच्चा, माँ से प्यारा, मैं नहीं समझता कि कोई दुनिया में रिश्ता है। कोई भी नहीं, सही बात है। दूसरा सवाल जी, कि could you give us an overview of the key economic immigration programs available in Canada? आप थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दे सकेंगे कि कौन से प्रोग्राम्स अच्छे हैं कनाडा में इन रिगार्ड इन अंडर दिस अम्ब्रेला ऑफ जी इकोनॉमिक बिल्कुल इमिग्रेशन? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेस एंट्री से। इकोनॉमिक में अगर हम बात करें प्रोग्राम्स, एक्सप्रेस एंट्री जिसमें 3 सेक्शंस आ जाते हैं। आप फेडरल स्किल्ड वर्कर, मैं फेडरल स्किल्ड वर्कर में आई थी। जो भी प्रोफेशनल्स हैं हमारी कंट्रीज में, वो कनाडा में फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स, इसकी बहुत डिमांड है, चाहे आप पीएनपीज में बात करें, चाहे आप फेडरल प्रोग्राम में बात करें। आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, किसी भी स्किल ट्रेड में है, एक ये सेगमेंट, ये सेक्शन है। देन आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में है, इफ यू आर ऑन स्टडी परमिट, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ वर्क परमिट, तो ये सेक्शन आपके लिए कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इन कनाडा प्लस यू आर गेनिंग वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स। तो वो हर प्रोविंस के अपने अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अपनी डिमांड्स हैं, अपनी सप्लाईज हैं, अपने प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद कई पायलट प्रोग्राम्स हैं, जैसे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, आपकी जो एम्प्लॉयर प्रेफर्ड मोबिलिटी प्रोग्राम्स हैं, या जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स के अभी पायलट प्रोग्राम बीच में आए थे कोविड के टाइम के बाद, जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने
क्विकली टीआर टू पीआर प्रोग्राम चलाया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स इकोनॉमिक में ही हैं। जी जी जी, बहुत जबरदस्त। आपकी बात से मुझे एक जोक याद आ गया, एक्सप्रेस एंट्री पूल। आम यस पब्लिक तो बाजू का समझ में भी नहीं आता ना इसका मतलब क्या है। जी एक्सप्रेस एंट्री पूल, सीआरएस स्कोर, इतना यस स्कोर हो गया, इतना स्कोर हो गया। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप हाई स्कूल में या मैट्रिक में, बैक होम में तो मैट्रिक होता है ना, आप जितने नंबर चाहिए उतने नंबर लाने की कोशिश करते चले जाएं, वो कभी नहीं आते। वो बढ़ते ही चले जाते हैं और जी फिर बिल्कुल। एट द एंड होता क्या है, आप ब्लेम करते हैं सिस्टम को। तो यस इसमें भी ऐसा ही है, मेरा ख्याल है कि हाँ जी फेडरल गवर्नमेंट ऐसे ही रूल चेंज करती चली जाती है, ऐसी नई नई चीजें आती चली जाती हैं कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो मैट्रिक के स्टूडेंट की तरह बेचारे भरपूर जोर लगाते चले जाते हैं, कोशिश करते चले जाते हैं, और उनका बहुत सारों का तो आ जाता है, ऐसा नहीं कि सबका नहीं हाँ आता, जी बहुत सारों का आ भी जाता है। जी लेकिन चूंकि यहाँ पर वो सप्लाई एंड डिमांड थोड़ी सी टफ हो जाती है कि लोग उस लेवल स्कोर पे, आप देखें 500 से ऊपर चला गया, जी बिल्कुल तो बहुत सारे लोग, हालांकि वो बेचारे पढ़े लिखे भी होते हैं, उनके पास सारा कुछ होता है, इंग्लिश भी उनकी डिसेंट होती है, लेकिन अब इस CSR स्कोर की रिक्वायरमेंट इतनी हाई है कि उसमें लोग आसानी से क्वालिफाई नहीं कर पाते। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो आपको रियलिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो सारी चीज़ें हैं जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं या जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हम कोर्सेज में पढ़ते हैं, अपनी ऑनगोइंग एजुकेशन रखते हैं, ये सारी चीज़ें कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मेंशन है। तो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक रहना ज़रूरी है। आप अपने आप पहली बात की, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन आपका ड्रीम है, आपको इमिग्रेट होना है, तो आप अच्छे कंसल्टेंट से बात करें, गाइडेंस लें, अपना CRS स्कोर चेक कराएं कि आपकी एजुकेशन के, आपके एक्सपीरियंस के, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका आप विद स्पाउसल हैं या विदाउट स्पाउसल एप्लीकेशन है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो आपका CRS स्कोर निकल के आता है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन, मेरे लिए चांस है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं अपने CRS स्कोर को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, अपनी एजुकेशन एनहांस कर सकता हूँ, अपनी जो है लैंग्वेज टेस्ट स्कोर्स को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर मेरी लैंग्वेज में नहीं है, मुझे कोचिंग लेने की ज़रूरत है। अगर आप विद स्पाउसल एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो अपने स्पाउसल का प्रोफाइल इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने आप जो है वर्क परमिट, LMIA ऑप्शंस, इस तरफ आप जा सकते हैं कि आपको कनेडियन जॉब मार्केट में आप अपना वर्क एक्सपीरियंस इंक्रीज कर सकें। और आपको ये सारी चीज़ें जो है, ये एक मिक्स बन जाता है कि आपके लिए कौन सा पॉइंट आपका कम पड़ रहा है, कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है CRS के लिए। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी यही था एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से कि भाई एक्सप्रेस एंट्री लाजमी तौर पे प्रोफाइल बनाना पड़ता है, वहीं से आपका CR स्कोर होता है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप इसको जरा और इस पर रोशनी डालें, गिव अस लिटिल मोर डिटेल के व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस that people face when they're trying or applying for express entry। क्या कॉमन चैलेंजेस हैं? और थोड़ा सा तो आपने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन उसके अलावा और जरा प्लीज बताइए। जी, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, CRS स्कोर। अगर ये आपका लो है तो ये चैलेंज है आपके लिए। आपकी अगर लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है, ये एक दूसरा चैलेंज है। प्रूफ ऑफ फंड्स, अगर आपके पास जो है फंड्स नहीं है या आप उसका प्रॉपर प्रूफ नहीं बना सकते हैं, ये एक चैलेंज है। ठीक है। एंड एक्सप्रेस एंट्री या जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये हम अगर, क्योंकि हम डेली इन प्रोग्राम्स में डील करते हैं, तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये इजी प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई पहली बार ये वेबसाइट पे चीज़ों को पढ़ रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से नेविगेट करना और डील करना, आपकी एलिजिबिलिटी को समझना कि आप कनाडा में आप एडमिसिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है। आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपके लैंग्वेज, आपकी एजुकेशन, अपनी एजुकेशन असेसमेंट करवानी है आपने, जो एजुकेशनल असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और ये आपका CRS स्कोर लो या हाई कर सकती हैं, और यही चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं और चैलेंजेस भी देती हैं इमिग्रेशन प्रोग्राम में।
सही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया। और इसमें दो चीजें जो मैं चाहूंगा कि आपकी थोड़ा इस पर रोशनी डालें। एक तो अहम, मेरा कैमरा पता नहीं बंद हो गया, हम टेक्निकल लोग तो है नहीं, आपको मेरा कैमरा नजर आ रहा है? नहीं, मैं सोच रही थी कि आप कनेक्टेड है भी है या मैं नहीं। हूँ, नहीं नहीं मैं हूँ, पता नहीं क्या हुआ, मैं यहाँ तो सब सही चल रहा है लेकिन मेरा कैमरा, मैं अब इसको अनप्लग नहीं करूंगा, अनप्लग किया तो ये सारा काम खराब हो जाएगा। जी। लेकिन बहरहाल आपको देख सकते हैं, आपको देखना बड़ा जरूरी है, आपकी बातें सुनना बड़ी जरूरी है, मेरी आवाज भी आ जाए तो भी काम चलेगा। अच्छा, जो दो चीजें आपने बताई कि लाजमी तौर पे एक्सप्रेस एंट्री में बहुत सारे लोग जाते हैं तो वो मैरिड होते हैं, उनकी मोस्टली का जो जिनके साथ मैं डील करता हूँ स्पाउस होते हैं। जी। और अगर उनका स्कोर कम है तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर वो अपने स्पाउस की एप्लीकेशन भी साथ लगाने की कोशिश करें और उनका भी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करें तो उनका स्कोर बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। आप देखिए, आप और आपके स्पाउसल पॉइंट्स भी होते मिलते हैं। अगर आपका प्रोफाइल इम्प्रूव होने के चांसेस नहीं है या कम है, लेकिन आपके स्पाउस का प्रोफाइल अच्छा हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, तो आप स्पाउस पे फोकस करें ताकि आपके पॉइंट्स ज़्यादा हो सकें और आपकी जो चांसेस हैं आईटी आने के वो बढ़ सकें। अब जैसे एक मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं कि अब इस क्वेश्चन से क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर एक कैंडिडेट है, उनका स्कोर फॉर एग्जांपल 480 है और उनकी इंग्लिश जो थे इट वाज 7 ऑल द बैंड, लेकिन अब जो पूल है वो पिक हो रहा है 510, तो वो ज्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से कि वो किसी भी टाइम उनकी एप्लीकेशन पुल की जा सकती है। अब उनके लिए आप क्या समझती हैं कि वो दोबारा आइल्स को ट्राई करें मल्टीपल टाइम्स, और अब उनकी वाइफ भी आइल्स को ट्राई करें, तो अगर उनका स्कोर बढ़ गया तो उनका आइल्स का स्कोर अगर बढ़ जाता है, मे बी 8 आ जाता है सारे बैंड्स में, तो आप क्या समझती हैं ये उनका एक्सप्रेस एंट्री का जो CRS स्कोर है उसको भी पुल करेगा? आपने बहुत अच्छी बात करी लैंग्वेज की, क्योंकि इसका बहुत रोल है। अगर आपका एक बैंड भी बढ़ रहा है, आपका 7 अभी ओवरऑल 7 है, ओवरऑल 8 में आ रहा है, तो इससे आपके CRS पॉइंट्स बढ़ेंगे। आपके स्पाउस का भी ओवरऑल 8 आ गया, आपके CRS पॉइंट्स बढ़ेंगे। और एक मैं बात कहना चाहती हूँ कि सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, अगर आप बैचलर्स हैं, मान लीजिए आपकी एजुकेशन बैचलर है, आप अगर मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अगर मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, आप उसकी एजुकेशन जो है असेसमेंट कराएं, तो आपके मास्टर्स के भी पॉइंट जो है वो आपको हेल्प मिलेगी CRS इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, आपने इंग्लिश है, फ्रेंच सेकंड लैंग्वेज है कनाडा की, अगर आप फ्रेंच पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो फ्रेंच आपको मदद करेगी। आपका कोई रिलेटिव, आपके सिबलिंग है ऑलरेडी कनाडा में, वो आप उससे आपको जो है हेल्प मिलेगी। आपकी जो है जॉब ऑफर अगर आप ले सकते हैं, तो जॉब ऑफर के तो 50 पॉइंट्स हैं। अगर आप PNP ले सकते हैं तो आपको तो 600 पॉइंट्स सीधा मिलेंगे आफ्टर PNP। सो सिर्फ लैंग्वेज या लैंग्वेज टेस्ट या यही नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं बीच में। आपकी चॉइस है कि आपके लिए क्या सही है, क्या इजी टू गेट है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही, लैंग्वेज है, आपकी वाइफ का स्कोर है, वाइफ की एजुकेशन है, ये आपने बताया। अगर आपकी एजुकेशन मास्टर्स है उसकी इक्वलेंसी करा लें, ये आपने बताया। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं उनको ऐड कर दें, ये आपने बताया। इन तमाम चीज़ों से आपका स्कोर बढ़ेगा। और आपके पास अगर जॉब ऑफर है, आपने ये भी बताया कि इफ यू कैन गेट दैट जॉब ऑफर, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर स्कोर। एंड इफ यू गेट द PNP, that's the bingo, ये तो लॉटरी निकल गई ना फिर आप। जी बिल्कुल, PNP आ गया तो लॉटरी निकल गई। तो अब अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल है, लोग ही समझते हैं कि यार ये तो आसान है, आजकल इंटरनेट पे जाके खुद ही बना लो। अच्छा, वो खुद बनाते हैं या आपसे बनाते हैं, फर्क क्या है? देखिए, अगर आप खुद बना रहे हैं तो मैं कोई जजमेंट नहीं रखना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप खुद बना रहे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं। और
मैं आपको डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहती हूँ, अगर आप खुद बना रहे हैं दैट्स वेरी गुड, बट आपका इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप जो है मेरे कई क्लाइंट्स रहे हैं जिनके साथ बात करती थी मैं, जो काफ़ी इन्फॉर्म्ड होते थे, लेकिन फिर भी वो ये कहते थे कि नहीं, हमें पता सब कुछ है, लेकिन अगर हम आपके थ्रू इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि हमें ईज ऑफ माइंड चाहिए। और कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे होते थे जो ये कहते थे कि नहीं, हमें कुछ नहीं जानना है, बस आप ही कर दीजिए सब कुछ। जी जी। तो सबकी अपनी परसेप्शन है, सबका अपना कॉन्फिडेंस लेवल है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास जब मैं मेरी वीडियोस पे अभी जैसे कमेंट करते हैं कि हमने अपनी फाइल जो है अप्लाई कर दी है, लेकिन अभी हमें ये क्वेश्चन आ रहा है या ये पूछा है IRCC ने, तो अब हम क्या करें। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ अपने आप कर लेते हैं, बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से लेवल में हैं, आप लेवल में है, इंटरमीडिएट में, एडवांस लेवल में। बहुत जबरदस्त बात की। अच्छा, ये टॉपिक बड़ा डीप है, बहुत सारे सवाल पहले आए थे, लेकिन अगला टॉपिक जो बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना है, ये भी मेरे भी दिल के करीब है, क्योंकि मैं भी इससे गुजरा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि कितना बंदा बेचैन होता है, कितना इंतजार करता है जब दो दिल वाले, एक दुनिया के इस कोने में बैठा है और दूसरा दुनिया के उस कोने में बैठा है, और ये पेपर वर्क बीच में ऐसा है जिस वजह से मिल नहीं पा रहे हैं, जिसे कहते हैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप। आप उस पर भी स्पेशलाइज करती हैं, जरा थोड़ा सा पहले तो ये बताएं ये स्पाउसल स्पॉन्सरशिप होती क्या है? जी देखिए, मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको मैं बताऊं कि सिंपल, 3 तरह की स्पाउसल एप्लीकेशंस हैं। एक तो है इनलैंड स्पाउसल एप्लीकेशन, कि आप स्पाउस और जिसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, दोनों ही स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर्स, दे आर ऑलरेडी लिविंग इन कनाडा, तो उसे कहते हैं इनलैंड एप्लीकेशन। प्रोसेस दोनों का सेम ही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, डॉक्यूमेंट सेम है, फर्क इतना है कि उनकी लोकेशन दोनों पार्टनर्स की कनाडा की। उसके बाद आ जाता है आउटसाइड कनाडा एप्लीकेशंस। उसमें जैसे मैंने कहा कि एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस सेम ही है तकरीबन। फर्क बस इतना है कि जो स्पाउस है वो कनाडा में है और जिसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो आउटसाइड कनाडा है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रोग्राम में ये है कि जो स्पाउस या पार्टनर आउटसाइड कनाडा है उनके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इन एंड आउट कनाडा के होने की। एंड थर्ड जो कैटेगरी है वो ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये भी एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं कॉन्जुगल एप्लीकेशन, जिसमें पार्टनर्स जो कमिटेड रिलेशनशिप में है बट ड्यू टू लीगल एंड इमिग्रेशन रीजंस वो साथ में नहीं रह सकते, एंड वन ऑफ द पार्टनर हु इज ऑलरेडी इन कनाडा, दे आर ट्राइंग टू स्पॉन्सर देयर कॉन्जुगल पार्टनर। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज हैं स्पाउसल की। तो आप तीनों पे स्पेशलाइज करती हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है लोकेशन का, एंड लोकेशन की वजह से जो डॉक्यूमेंट्स चेंज होते हैं। अच्छा, दो अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कनाडा के अंदर रहते हैं, इसे कहते हैं इनलैंड स्पाउसल एप्लीकेशन। जी। तो वो अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कनाडा में, एक कैनेडियन सिटीजन या PR है और दूसरा जिनको स्पॉन्सर करना, तो क्या वो काम कर सकते हैं जब उनकी एप्लीकेशन स्टार्ट आपने कर दी या प्रोसेस कर दी, तो जो एप्लीकेंट हैं क्या वो जॉब कर सकते हैं, उनको वर्क परमिट मिल सकता है? देखिए, जब वो एप्लीकेशन जाती है उनकी एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट आ जाती है, उसके बाद जब आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वर्क परमिट अप्रूव हो जाती है उसके बाद ही आप काम करें। हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की, काम आप कर सकते हैं सब्जेक्ट टू आपको वर्क परमिट मिल जाए। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ आपके जवाब से कि जब विद इन कैनेडा आप रहते हैं तो फिर चांसेस होते हैं कि आपको वर्क परमिट भी मिल सकता है जब आपको एप्लीकेशन वहाँ रिसीव हो जाती है। ये सही, इज दैट करेक्ट? बिल्कुल। बस हमारी इमिग्रेशन फील्ड में हम मस्ट, शुड, यस, कैन ये वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सारी की सारी एलिजिबिलिटी इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में है। एप्लीकेशन परफेक्ट है, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर को कोई डाउट है आपके एप्लीकेशन में, वो रीजन लगा के भेज देंगे, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन।
नहीं, सही कहा, क्योंकि ये तो बस सास बहू वाला काम है। इमिग्रेशन, मैं तो ये कहता हूँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मलिक साहब आपका क्या ख्याल है इमिग्रेशन के बारे में। मैं कहता हूँ भाई देखो, इमिग्रेशन में जो है ना, आप एक जैसे देसी बंदा किसी दूसरे देसी बंदे को टाइम देता है ना, जो कभी कंफर्म नहीं होता है है ना। देसी लोगों को शादी का टाइम 7 बजे दें तो वो कभी 7 बजे नहीं आएंगे, वो कितने बजे आएंगे वो वही जानता है या मालिक जानता है ना। तो इमिग्रेशन का भी बिल्कुल यही हिसाब है, जो भी उनकी मर्जी में आया, जो उन्होंने बेहतर समझा, जो उनके मूड में आया, उस हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन जो भी उनको करना होता है वो बेसिकली वेबसाइट पे डाल देते हैं। अभी जैसे कि प्रोसेसिंग टाइम, किसी को भी किसी भी चीज का प्रोसेसिंग टाइम देखना है, उसका बेस्ट तरीका मैं लोगों को ये बताता हूँ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे लिख दें, आम अल्फाज में लिख दें कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेसिंग टाइम, जो भी लिखना है वो लिंक खोल देगा आपका। जी बिल्कुल। लिंक, आप उस लिंक पे चले जाएं। जिस किस्म की भी एप्लीकेशन, अगर आपकी स्पाउसल है, आपका वर्क परमिट है, आपका स्टूडेंट वीजा है, आपकी विजिटर है, आपका सुपर वीजा पेरेंट्स का है, आपका रिन्यूअल है, कोई भी एक्सटेंशन है, कुछ भी है, बस आप उसको क्लिक कर दें और नीचे वो कंट्री बताएगा। आप कनाडा के अंदर हैं, आप इंडिया में, आप पाकिस्तान में, आप दुबई में, आप सऊदी अरेबिया में, आप अमेरिका में, आप उसको क्लिक कर दें और फिर प्रोसेसिंग टाइम क्लिक कर दें, तो नीचे वो बड़े जबरदस्त तरीके से आपको वीक्स भी बता देता है, डेज भी बता देता है और मंथ्स भी बता देता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो वो वहां लिखते हैं, दे अगर आपका सीधा सीधा केस है तो विद इन दैट पीरियड वो कंप्लीट कर देते हैं। आपका क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं इस पॉइंट को मेंशन करना चाहती थी। प्रोसेसिंग टाइम, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है कैनेडियन गवर्नमेंट ने, जो IRCC है, ठीक है। इसमें कुछ भी, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं हिडन चार्जेस हैं या किसी भी कंपनी के हिडन कुछ है, ऐसा कुछ हिडन नहीं है। वो सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पे है। लेकिन अगेन मेरे एक सीनियर होते थे बैंक में, सॉरी मैं अपनी स्टोरी मैंने तो आपसे कहा था कि गपशप लगेगी, हमारा शो तो ऐसे ही होता है। जी, तो एक सीनियर होते थे मेरे बैंक में, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि मेघा देखो, आपके पास जो भी क्लाइंट आ रहे हैं, उस टाइम पे तब लोन की एप्लीकेशन होती थी, तो वो ये कहते कि आपके लोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आप जितना अपनी फाइल को खिलाएंगे मींस जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितनी इंफॉर्मेशन होगी आपकी फाइल में, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। वही रूल जो है इमिग्रेशन पे भी लागू होता है। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। आपने कहा कि जितनी इंफॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर करें। और अच्छा, एक चीज मुझे एक फनी बात याद आ गई कि देखिए, स्पाउसल एप्लीकेशन में आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप देना पड़ता है ना? Yes. और आपको ये भी व्हाट्सएप मैसेजेस भी शेयर करने पड़ते हैं। तो व्हाट्सएप मैसेज वही शेयर करना जिसमें लड़ाई नहीं हो रही है। सही बात है सही बात है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन जो है अप्रूव करवानी है, अप्रूव करानी है। आपने वही शेयर करने हैं, कैसी हो, कैसे हो, ठीक हो, खुश हूँ, सेट हूँ, लव यू, मिस यू, आप कहाँ हैं, पैसे भेजे नहीं भेजे। ये नहीं कि अब कोई जवाब सवाल किया उसका जवाब नहीं आया, वो स्क्रीनशॉट भेज दिया, वो भेजना। अच्छा भेजना, क्योंकि आपको रिलेशनशिप को प्रूव करना है। क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, स्पाउसल में आप अगर अपना प्रूफ ऑफ रिलेशन, अपना रिलेशनशिप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी एप्लीकेशन नहीं लग सकती है। आप इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्वेंस ही नहीं कर पा रहे हो कि आप देखिए, मैरिज है, मैरिज में मैरिज सर्टिफिकेट है, लेकिन अगर आप कॉमन लॉ में हैं, तो कॉमन लॉ में रिलेशनशिप प्रूव करना बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर आप साथ में ऑलरेडी इन कनाडा आपकी एप्लीकेशन है, तो आपके बिल्स हो गए। आप अगर साथ में रहते हैं, आपके यूटिलिटी बिल्स हो गए, आपके रेंट एग्रीमेंट्स हो गए, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट्स होंगे साथ में, वो आप साथ में अटैच कर सकते हैं। आपके कम्युनिकेशन लॉग्स तो हैं ही हैं, आप साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं, तो वहाँ पे आपके कम्युनिकेशन लॉग, जैसा मलिक साहब ने कहा, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है डिसीजन के लिए, डिसीजन लेने के लिए। बस आपको रिश्ता, आपको प्यार मोहब्बत जो है ना,
फॉर्चुनेटली क्या है या अनफॉर्चुनेटली क्या है, खोल खोल के इमिग्रेशन को बताना पड़ता है। ये सही बात है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिवली लें तो आप वही बात है, आप आप पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दें उन्हें, ताकि उनके सारी आपकी जो लिस्ट है उनकी, वो सारी चीजें चेक मार्क होती रहें, ताकि उनको आपको कुछ पूछना ना पड़े और उस पूछने के चक्कर में आपकी एप्लीकेशन डिले ना हो। ये डिले की जो आपने बात की, अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है मेरे पास। Yes. What are the common mistakes that applicants make in spousal application that leads to delays or rejections of the application? देखिए, स्पाउसल में सबसे बड़ी बात है कि आप अगर प्रूव नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, ठीक है, अभी जो जितने एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए कि कैसे प्रूव करेंगे, उसमें कुछ कमी है, आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, आपकी एप्लीकेशंस में इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट नहीं है, ये एक मेजर फैक्टर है। आपने पहले कुछ कहा, फिर उसे चेंज कर दिया, या कोई चीज छुपा के रख ली, वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछ लिया, फिर वो चीज सामने आ रही है। तो इनएक्यूरेट, इनकंसिस्टेंसी, इनकम्प्लीट, ये शब्द नहीं यूज होने चाहिए आपकी एप्लीकेशन में कहीं भी। उसके बाद आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, आपकी स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी, जितना जो पर्सन स्पॉन्सर हो रहा है उसकी एलिजिबिलिटी मायने रखती है, जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है उसकी एलिजिबिलिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर स्पॉन्सर को अप्रूव नहीं करेंगे आईआरसीसी तो वो प्रॉब्लम है। एक बड़ी जबरदस्त आपने बात की। इसमें दो चीजें हैं, मैं इसी से रिलेटेड सवाल पूछ लेता हूँ क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप जरूर हमें बताएंगी, गाइड करेंगी। जो स्पॉन्सर है, जो समझ लीजिए आम अल्फाज में कहूँ ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, कैनेडियन सिटीजन या पीआर है जो अपने हस्बैंड या वाइफ को बुलाना चाहता है, क्या उसकी कोई इनकम रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है। क्यों इनकम रिक्वायरमेंट आप देखें तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ये टर्म यूज होती है, एंड अंडरटेकिंग ये एक टर्म यूज होती है। तो जो स्पॉन्सर हैं, जो कैनेडियन सिटीजन या पीआर हैं, उनको अंडरटेकिंग देनी पड़ती है लेके कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ फाइनेंशियली अपने स्पाउस की या अपने पार्टनर की, और उसमें एक काइंड ऑफ सिंपल शब्दों में मैं कहूँ, एक एग्रीमेंट साइन होता है गवर्नमेंट और स्पॉन्सर के बीच में कि मैं इतने साल तक ख्याल रखूंगा या रखूंगी अपने पार्टनर का। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, उस केस में भी आप फाइनेंशियली लायबल हो अपने पार्टनर या एक्स पार्टनर के लिए या एक्स स्पाउस के लिए। सो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, मैं टेबल पे जितनी इनकम रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट प्रूफ ऑफ फंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरटेकिंग ये आप सोच समझ के फैसला कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना सिर्फ खुद की बल्कि अपने पार्टनर की। ये बड़ी जबरदस्त बात की। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा या बंदी अपने हस्बैंड और वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, व्हाट इफ जॉब नहीं है और वो खुद वेलफेयर पे हैं? यस, ये प्रॉब्लम आ जाती है। कर सकते हैं वो अगर खुद वेलफेयर पे नहीं, नहीं कर सकते ना, खुद वेलफेयर पे नहीं, क्योंकि वो फिर उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है ना। वो एलिजिबल नहीं, मतलब दो धारी तलवार है। यानी आपको जो कैनेडियन सिटीजन या पीआर है, पहले तो आपको खुद एलिजिबल होना है किसी फॉरेनर को बुलाने के लिए। आप अगर खुद गवर्नमेंट के खर्चे पे पल रहे हैं, मैं जरा लाइट नोट में कहूँ, आप अगर गवर्नमेंट के खर्चे पे पल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कैनेडियन हुकूमत आपको ये इजाजत नहीं देगी कि तुसी और भी किसी को बुला लो साढ़े खर्चे पे, है ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आपके देखिए, अगर आप अभी नहीं हैं, पास्ट में थे, तो ये भी इम्पैक्ट करता है आपके एप्लीकेशन को। अच्छा, अगर पहले भी थे, कितना पहले थे? मैं कोविड-19 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सर्व की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर कितना पहले नहीं, आपकी देखिए जो गवर्नमेंट है, आईआरसीसी है, उसके पास आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपकी सीआरए, आपके जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हैं, तो पिछले 3 साल, पिछले 5 साल, पिछले 7 साल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 10 साल, जो पिछले 10 साल हैं, उसमें अपना रिकॉर्ड आप क्लीन रखें। आप क्लीन ही रखें तो बेहतर है। रिकॉर्ड तो भाई क्लीन ही रखे तो बेहतर है। हाँ जी, जी बिल्कुल। रिकॉर्ड तो बिल्कुल
क्लीन ही रखना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल है जनाब, हाउ इम्पोर्टेंट इज द प्रूफ ऑफ अ जेन्युइन रिलेशनशिप एंड व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस आर टिपिकली रिक्वायर्ड? जेन्युइन मतलब जो आपका रिश्ता है, आप देखिए, आप खुल के बात करते हैं, बहुत ऐसा हुआ ना हिस्ट्री में कि लोगों ने फेक शादियां की है ना जी। पहले तो मुझे ये भी पता है कि फोन पे ही शादी एक्सेप्ट हो जाती थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा लोग ही अब्यूज करते हैं ना। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा तो अच्छा रूल बनाती है कैनेडियंस के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ही लोगों में से लोग आ जाते हैं कि जो उसी प्रोग्राम को, उसी रूल को इतना ज्यादा अब्यूज कर देते हैं कि जो पीछे आने वाले लोग हैं उन बेचारों के लिए रास्ते खराब हो जाते हैं ना। जो तो सच में जिसे उसकी जरूरत है वो यूज नहीं कर पाता है। बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग अब बस वो अपना ही देखते हैं कि बस साडा काम हो जाए, हम किसी तरह दरिया पार कर जाए, पीछे वाला डूबता है डूब जाए, मैं किसी तरह पार कर जाऊं। ये एक सोच है और ये है हकीकत है। बहुत सारे लोग इस करते भी हैं, एग्री भी करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो ये जो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप उसका जेन्युइन होना वो कितना जरूरी है और उसके लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं आपके ख्याल? देखिए, मैं जो है जेन्युइननेस पे ही बात करूंगी। आप जो तरीके हैं जो सबको पता ही है कॉमनली, उन तरीकों में ना पड़े तो बेहतर है। आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है तो ही आप अप्लाई करें, इस प्रोग्राम की तरफ जाएं अपने बलबूते पे। अब बहुत सारे आपने किस्से भी सुने होंगे, न्यूज़ भी सुनी होगी, जो गर्ल है वो आइल्स क्लियर हो गया है, तो जो है लड़के के फैमिली है वो आइल्स के चक्कर में शादी करा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके जो है वो शादी जो है चलती नहीं है, क्योंकि एक कंसिडरेशन, एक बिजनेस प्रपोजल है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका रिलेशनशिप जेन्युइन होना चाहिए। और ये इमिग्रेशन ऑफिसर जो है, जैसे हमारी एडवांसमेंट है, लोगों के स्कैम करने में एडवांसमेंट हो रही है, ऐसी गवर्नमेंट इमिग्रेशन ऑफिसर्स की भी एडवांसमेंट हो रही है। दे नो हाउ टू आइडेंटिफाई, राइट? सो आपके फोटोज, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपके बैंक अकाउंट्स, वो सब पता लगा सकते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं दो चीजें यहाँ ऐड करूंगा। देखिए, आज अब AI का दौर है। यस। तो गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा किसके पास है? हम आम लोग AI यूज कर रहे हैं, चैट GPT पता नहीं क्या क्या $20 देकर, है ना, कितनी चीजें आगे बढ़ा रही। तो आप तो सोचिए गवर्नमेंट के पास क्या क्या टूल्स होंगे चीजें फाइंड आउट करने का। तो मैं ये टिप यहाँ दे दूं कि आपका सोशल मीडिया भी चेक होता है। yes. तो आप जो चीजें कर रहे होते हैं ना, अगर आपने किसी किस्म का भी वीजा अप्लाई किया, इवन टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया, तो आपको सोशल मीडिया भी चेक होता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जब भी कोई चीज अप्लाई करें, किसी प्रोसेस में भी जाएं, मेक श्योर सारे एंगल्स आपके अलाइन होने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि सिर्फ इमिग्रेशन में ही नहीं, आजकल रिक्रूटर्स भी सोशल मीडिया आपका चेक कर रहे हैं। नॉट जस्ट फॉर योर स्पाउस, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर एवरीथिंग। सो आपको अपना सोशल मीडिया बहुत ध्यान से यूज करना है। और सोशल मीडिया के साथ आपके फैमिली रिलेशंस, फैमिली के थ्रू भी आपकी वेरिफिकेशंस होती हैं, फैमिली के डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं साथ में। तो ये चीजें मैटर करती हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल, बहुत सारे सवाल हैं जी, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। मैं आपसे अब मेरे ख्याल है सवाल तो मेरे पास बहुत है, पर आखिरी ये सवाल लूंगा और उसके बाद इसको रैप अप करेंगे, क्योंकि 44 मिनट्स हो गए और मैंने आपसे हाफ एन आवर का टाइम लिया था। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपके पास रात बहुत हो गई है। बस आखिरी सवाल का अगर आप बता दें कि आर देयर एनी टिप्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू वुड सजेस्ट फॉर कपल्स प्रिपेयरिंग देयर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन? कोई भी टिप्स, कोई भी गाइडेंस आप देना चाहेंगी जो लोग अपनी स्पाउसलशिप एप्लीकेशन पे काम करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। एक तो आप, जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट IRCC ट्रांसपेरेंट है, आप भी ट्रांसपेरेंट रहें, फुल ऑनेस्टी के साथ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, अपनी एप्लीकेशन जो है उसका ध्यान रखें। और ये आपकी मर्जी है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक अच्छी कंसल्टेंट से बात करें, उनकी गाइडेंस में आप अपनी एप्लीकेशन जो है लगाएं, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जब आप अप्लाई कर रहे हैं अपने बलबूते पर, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल्ड, ज़्यादा रिसर्च आंसर्स नहीं, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है,
तो अगर उस चक्कर में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो पाती है तो उसका सेटबैक सबसे ज़्यादा आपको और आपके पार्टनर को ही लगता है और आपकी फैमिली भी। तो ऑनेस्टी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड फुल ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। आखिर में मैं चाहूंगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी गाइडेंस है और इतना आपका ब्रॉडर प्रैक्टिस का जिसमें आप काम कर रही हैं, इट्स सच अ ब्रॉड एरिया। तो हमें बताइए कि लोग आपसे सुनने वाले रीच आउट करना चाहें, हाउ दे कैन रीच आउट टू यू। यस, डेफिनेटली। सो मैंने जैसे कहा था स्टार्टिंग में, मेरी कंपनी का नाम है सेंटेलियम इमिग्रेशन। तो आप जो है मुझे वेबसाइट पे आप जो है रीच आउट कर सकते हैं। मेरी ईमेल है immigration consultant@email.com। आप ईमेल करना चाहें ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप फ़ोन नंबर है, अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग क्योंकि आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि कम से कम ही बात हो। हाँ तो जी, व्हाट्सएप मेरा नंबर है 2895007010। ये मेरी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड आप अपना जो है जब आप रीच आउट कर रहे हैं वहाँ पे आपको कैलेंडली का लिंक मिलेगा, उस पे जाके आप अपनी मीटिंग बुक कर सकते हैं। और उसमें जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं कि आप अपनी रिज्यूमे, अपनी इंफॉर्मेशन रेडी रखिएगा, वो सारे आप जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दीजिएगा। और अपनी ईमेल, मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, वो मीटिंग बुक जो कर लेते हैं, वो अपनी ईमेल सही से नहीं लिखते हैं, तो मैं उनको रीच आउट ही नहीं कर पाती। सो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपर जो है मैसेज में ड्रॉप करें, आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड आपकी ईमेल एड्रेस। थैंक यू मेगा जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हम आपसे दोबारा आपको बुलाएंगे जब आपके पास टाइम होगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। I greatly appreciate your expert opinion and guidance in answering all those questions, and I wish you all the best and a lot of success. Well, thank you so much मुझे अपने शो में बुलाने का, अपनी ऑडियंस से जो है बातचीत कराने का, उनसे मिलने का। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आपकी ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। एंड शब्बा खैर। जितना अच्छा आप काम कर रही हैं, आपके लिए तो दुआएं। बहुत सारे लोगों ने लाइक और कमेंट्स किए हुए हैं ऑलरेडी आपके लिए। और बिफोर वी एंड दिस, जस्ट रिमेंबर फ्रेंड्स, इमिग्रेशन इज नॉट अबाउट ओनली पेपर वर्क, इट्स अबाउट मेकिंग योर ड्रीम इनटू अ रियलिटी। आपको आपकी फैमिली के साथ रीयूनाइट करना, यूनाइट करना, आपको एजुकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं कनाडा में, तो आपको तालीम में हेल्प करना। आप अगर रीलोकेट होना चाहते हैं तो ये ऐसा ही नहीं कि आपने एक एप्लीकेशन भर दी। इट्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग, अ लॉट ऑफ प्लानिंग, अ लॉट ऑफ एवेन्यूज, अ लॉट ऑफ गाइडेंस यू नीड। तो ये सारा काम हम करते हैं। मेरी कंपनी का नाम है मामी इमिग्रेशन, मेरा नाम है मलिक अशरफ, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। हमें एक आप फेवर जरूर दीजिए, अगर आपने आज के इस लाइव स्ट्रीम में कुछ सीखा है तो इसको शेयर कर दें, दूसरे लोगों को बताएं। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी और थोड़ा सा आपने मुस्कुराई दिया है, हंस दिया है, तो नीचे लाइक का कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे काइंड एंड स्टे हेल्पफुल। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अगली दफा फिर हम किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल को लेकर आएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू जिन लोगों ने देखा और शेयर किया। मेगा जी, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल नाइट ऑल ऑफ यू। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।